वालेकुम सलाम अयाज अब्दुल्ला। अच्छा, अब जरा यहाँ पे लिखना बंद कर दें, बल्कि लेट मी क्लोज इट ताकि आप लोग गौर से सुन सकें। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली अपडेट्स इतने बुरे तरीके से इम्पैक्ट नहीं करते। नॉर्मली अपडेट्स का इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो वो नॉर्मल एक एक किसी सर्टेन फीचर से रिलेटेड होता है। जैसे लेट मी टेल यू कि जो भी लास्ट टाइम जनवरी में जो इनकी अपडेट आई थी, गूगल अपडेट, उसका पर्पस ये था कि उन्होंने फीचर स्निपेट या रिस्निपेट जितने भी थे उनकी पोजीशंस को या उनकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा रोटेट किया था। लेकिन ये जो अपडेट आई है, इस अपडेट से मैंने अपडेट कभी भी ना करता, आई मीन ये सेशन में कभी भी ना करता, लेकिन मैंने बड़ी अजीब किस्म की इसमें इम्पैक्ट्स देखे कि दिस अपडेट ये शायद इतने अच्छे तरीके से अनाउंस नहीं कर रहे। ओके नरेश, अपना कैम प्लीज। ये शायद इतने अच्छे तरीके से इसको एड्रेस नहीं कर रहे या बता नहीं रहे, बट ये अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट है। एंड कुछ लोगों को अभी तक आइडिया हो गया, बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया। कुछ लोगों को जो इसका असल आइडिया होगा वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर होगा। द पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू अलर्ट यू, काम यू, कि डोंट पैनिक। आपने परेशान नहीं होना, खासतौर पे उन लोगों पे जिनकी साइट्स काफी डाउन चली गई हैं, या उन लोगों को जिन्होंने आगे जाके काम करना। बिकॉज अगर वो उन्हीं चीजों के ऊपर रहते हुए काम करेंगे, अपनी साइट को स्टैब्लिश करेंगे जिन चीजों के बेस पे वो प्रीवियसली करते रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिर ऐसे ही होगा कि कोई अपडेट आएगी और वो उनको भाग के ले जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे न्यूबीज बैठे होंगे। गूगल अपडेट्स बेसिकली गूगल के सिस्टम के, आप ऐसे कहें कि जैसे हम अपने अपने आप को टाइम के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, अपने एसेसरीज को अपडेट करते रहते हैं, इसी तरह से जो गूगल है, जो गूगल का सिस्टम है, वो भी उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स दिखाने के लिए अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस करता रहता है, जिनको गूगल अपडेट्स के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल टाइम्स होती हैं, हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम होती हैं, कुछ माइनर होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। लेकिन जो पर्पस होता है इन सारी अपडेट्स का वो एक ही होता है कि क्वालिटी को इंश्योर करना, मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बेटर रिजल्ट शो करना। सिंपल, ठीक है। अब लेट मी टेल यू समथिंग, जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इससे पहले भी कोर अपडेट्स होती रही हैं। ये जो गूगल की 4 मई को अपडेट हुई थी, ये मई 4 को जो रोल आउट की थी, इसमें नोटिफिकेशन दिया था गूगल ने। बट जो इनकी अ, मैं इसको कोर अपडेट इसलिए नहीं मान रहा, मेरा अपना एनालिसिस है, मैं इसको कोर अपडेट इसलिए नहीं मान रहा बिकॉज मुझे लगता है कि इन्होंने काफी कुछ हाइड किया इस दफा। दे डिडंट शोड क्लियरली कि ये चीज हम करने किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये बेसिकली उसको कोर अपडेट का नाम दे के ही काफी सारी चीजों का मिक्सचर अप्लाई कर रहे हैं। काफी बुरे तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं रिजल्ट्स को। इवन कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी साइट्स को नीचे जाते हुए देखा है। एनीवेज, अब इस कोर अपडेट्स पहले भी होती रही है, जैसे मैंने अभी बताया। अभी रिसेंटली भी इनकी जनवरी के अंदर एक अपडेट आई थी, फिर 2019 के अंदर भी काफी अपडेट्स हुई हैं। कोर अपडेट्स इतने बुरे तरीके से रिजल्ट्स को नहीं हिलाती, या कम से कम एटलीस्ट मैंने कोर अपडेट्स के अंदर ये देखा है कि कोर अपडेट्स कम से कम आपको डी इंडेक्स नहीं करती। आपको आपको थोड़ा सा डैमेज तो कर देती हैं आपके रिजल्ट्स को, लेकिन वो आपको डी इंडेक्स नहीं करते कोर अपडेट्स के अंदर खास तौर पर। लेकिन इस दफा मैंने क्या देखा है कि इस दफा ये तीनों चीजें हुई हैं, राइट। अभी जो इनकी जनवरी की आई थी, जनवरी में जो अपडेट आई थी जिसको फीचर स्निपेट था, इसका पर्पस ये था बेसिकली कि फीचर स्निपेट की रेलिवेंसी को मेंटेन किया जाए। और खास तौर पे इन्होंने एक बहुत सीरियस पिक किया था कि पहले होता था कि फीचर स्निपेट के अंदर एक रिजल्ट आ रहा होता था, वही रिजल्ट नीचे भी आ रहा था, यानी कि वो यूआरएल नीचे भी आ रहा होता था किसी ने फर्स्ट पेज के ऊपर, किसी ने किसी पोजीशन पे, नॉर्मली सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा होता था वो फीचर स्निपेट के अलावा। लेकिन
फिर इन्होंने इस अपडेट के बाद क्या किया था कि अगर आपका फीचर स्निपेट आ रहा है तो अब वो सिर्फ फीचर स्निपेट ही आएगा, वो जो यूआरएल है उस फीचर स्निपेट का वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा फर्स्ट पेज के ऊपर, मे बी सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे शायद नजर आ जाए। अब ये सेम उसी तरह की, इसको भी कोर अपडेट नाम दिया इन्होंने, ठीक है, इसको भी कोर अपडेट नाम दिया, लेकिन मसला ये है कि अभी तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, उन्होंने क्लियर कट बताया नहीं है। वैसे वो नॉर्मली अपने हर अपडेट के अंदर क्लियर कट नहीं बताते, लेकिन कोई ना कोई हिंट जरूर दे देते हैं। इस दफा इन्होंने हिंट भी नहीं दिया, इस दफा इन्होंने सिर्फ इसको कोर अपडेट के नाम से ही रोल आउट किया, ठीक है। और होता यह है कि जब भी कोई कोर अपडेट आती है तो रिजल्ट फ्लैक्चुएट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट इस तरह का फर्स्ट टाइम हो रहा है, जिस तरह से फ्लैक्चुएशन रिमूवल इस दफा हो रहा है, इस दफा इस तरह का मैंने ड्रॉप, इस तरह की मैंने चेंजेस कम से कम मैंने नहीं देखी किसी पांडा और पेगुइन के अलावा, जो इनकी कोर जो मेन अपडेट थी, जिनको इन्होंने बकायदा नाम के साथ अनाउंस किया था या नाम दिया था बाद में प्रॉपर्ली, ठीक है। और एज आई सेड कि ये हर इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है, बेशक वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, न्यूज हो, हर इंडस्ट्री को इसने टारगेट किया है और हर कैटेगरी को टारगेट किया है। आई मीन तो हर मॉडल का टारगेट किया है, बेशक वो ई कॉमर्स हो, बेशक वो लोकल एसईओ हो, बेशक वो लोकल बिजनेस हो, बेशक वो सर्विसेज हो जो लोकल में ही आती हैं मोस्टली, या बेशक वो कंटेंट ओरिएंटेड साइट्स हो, ठीक है। हर साइट को, हर कैटेगरी को, हर इंडस्ट्री को इन्होंने इस दफा हिट किया, विच इज वेरी रेयर, वेरी रेयर फॉर मी, इट इज वेरी रेयर। अच्छा, अब इस दफा इन्होंने किया क्या है, नॉर्मली ये क्या करते हैं, नॉर्मली ये दो चीजें करते हैं, या रिजल्ट्स अप होते हैं या रिजल्ट्स डाउन होते हैं। इस दफा इस कोर अपडेट के अंदर, खासतौर पे इस कोर अपडेट के अंदर इन्होंने डीइंडेक्सिफिकेशन भी की है, मतलब इन्होंने साइट्स को कंप्लीटली रिमूव भी करना शुरू कर दिया, विच इज वेरी वेरी रेयर टू मी। वाई? बिकॉज कोर अपडेट्स का पर्पज ये होता था कि जस्ट वो फ्लक्चुएट करते थे, अच्छे रिजल्ट्स को ऊपर कर देते थे, बुरे रिजल्ट्स को नीचे कर देते थे, तो अप एंड डाउन वाला सिस्टम होता था, ठीक है। लेकिन डी इंडेक्स वाला, कंप्लीटली रिमूवल वाला, ये मैं इस तरह की अपडेट के अंदर पहली दफा देख रहा हूँ, विच इज जिसने मुझे ज्यादा परेशान किया है कि इसका मतलब अगर ये साइट्स को रिमूव भी कर रहा है टोटली, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी अच्छे इरादे से नहीं आई अपडेट, राइट। तो अच्छा, ट्रैफिक, और फिर ट्रैफिक डिक्रीज भी जो देखा है मैंने, डाउनफॉल भी जो देखा है ट्रैफिक का, या कीवर्ड्स रैंकिंग का, या विजिबिलिटी का, वो भी प्रीवियस अपडेट्स के अंदर कोई इतना सीरियस नहीं देखा। ऑलमोस्ट 30, 40, 50, 60, 70% तक, इवन के कुछ केसेस के अंदर मैंने 80 to 90% कंप्लीटली ड्रॉप देखा है इन पिछले 4 में से लेके अब तक। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसने मुझे, और जिनका इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूविंग के अंदर भी मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो नॉर्मल इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब कि आपकी ट्रैफिक 200 प्लस 200% तक अप हो जाए, 100% तक अप हो जाए, इस तरह से अप हुई है, राइट। सो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, जो कि तीसरा कंपोनेंट जो ईडी इंडेक्स वाला कंपोनेंट है, वो इस अपडेट के अंदर बड़ा सीरियसली इन्होंने इंक्लूड किया, जानबूझ के इंक्लूड किया। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट। maybe they are very aggressive this time, they want to remove all the useless, or maybe useless in their perspective, वो सारी ऐसी साइट्स को, ऐसे रिजल्ट्स को eradicate करना चाह रहे हैं, राइट। तो किन किन चीजों को हिट किया है जो मैंने नोटिस किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस अपडेट ने मोस्टली किन किन चीजों को, या जो मेरी नोटिस में आया, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इन्होंने हिट किया प्रॉपर्ली, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने ईएमडीज को हिट किया है खास तौर पे। कुछ लोगों की तरफ से मुझे सुनने में, ईएमडीज को हिट करने का मतलब ये है कि वेट अ मिनट, ईएमडीज को हिट करने का मतलब ये है कि इन्होंने जो इस दफा ज्यादा प्रेफरेंस दी है वो ब्रांड्स को दी है, ब्रांड नेम्स को दी है। यानी कि अगर एक बंदे ने एक साइट बनाई हुई है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक नैरो टॉपिक के ऊपर है, नैरो टॉपिक का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट किचन नाइव्स, ओके, ओनली किचन नाइव्स के ऊपर, या लेट्स से कि अंडर बजट किचन नाइव्स, जो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर, या बहुत ही नैरो टॉपिक के ऊपर जो साइट बनाए हुए हैं, जो लोग ये करते हैं कि वो एग्जैक्ट मैच डोमेन ढूंढ लेते हैं अपने कीवर्ड या अपने नीच के नाम से, और फिर इनको टारगेट करते हैं। मोस्टली जो इम्पैक्ट मैंने देखा है ईएमडी के ऊपर देखा है। सेकेंडली जो मैंने चीज नोट किया, थिन कंटेंट। अब थिन कंटेंट क्या है, इसके ऊपर काफी सीरियस डिबेट होने वाली है, बिकॉज कुछ लोग थिन कंटेंट की आइडेंटिफिकेशन करते नहीं, वो ये समझते हैं कि अगर उनकी साइट या उनकी साइट में मौजूद पेजेस के अंदर कंटेंट 4000 से 5000 वर्ड्स का है तो ये किसी भी सूरत थिन कंटेंट नहीं हो जाता, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है।
एक और चीज जो मैंने नोट किया इसके अंदर, वो यूजर एक्सपीरियंस। ऐसी साइट्स जो जिनका आप कह लें कि साइट का स्ट्रक्चर सही नहीं था, या उन्होंने थीम्स ऐसे इस्तेमाल की हुई थी, डिजाइन ऐसा इस्तेमाल किया हुआ था जो मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव नहीं था, या जिसकी स्पीड, लोडिंग स्पीड बहुत थी, कम थी, ठीक है, उनको इम्पैक्ट किया। फिर इसके अलावा एक चीज जो मैंने देखी है, ब्रांड्स एंड ई कॉमर्स साइट्स, इनको मैंने देखा है कि इनकी ट्रैफिक मोस्टली, ये नहीं मैं कह रहा कि सबकी, बट मोस्टली मैंने ब्रांड्स एंड ई कॉमर्स साइट्स को इस अपडेट के अंदर इंक्रीज में देखा है। रैंकिंग में भी इंक्रीज देखा है, ट्रैफिक में भी इंक्रीज देखा है, विच इज अनदर साइन के ये लोग ब्रांडिंग को कितना करते हैं, मतलब कितना इंडोर्स कर रहे हैं। और खासतौर पर ये अपडेट, आप में से काफी लोगों को याद होगा, माइट भी, मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने बर्ड के ऊपर एक वेबिनार किया था, जो इनकी अपडेट आई थी गूगल बर्ड की, जिसमें इन्होंने कंटेंट को और कंटेंट के इंटेंट को टारगेट किया था। साइट्स रिमूव नहीं की थी या डाउन नहीं किया था बहुत ज्यादा, लेकिन उन साइट्स को ऊपर लेके आए थे जिन साइट्स का, जो साइट्स इंटेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, राइट। तो मोस्टली अगर ओवरऑल देखा जाए, फिर एक और चीज जो मैंने नोट किया है कि ऐसी साइट जिनके ऊपर सिर्फ, जो जिन्होंने सिर्फ एफिलिएट पर्पस के लिए साइट बनाई हुई थी, फॉर एग्जांपल एक मैंने साइट बनाई है, उसके ऊपर 5 पीसेस ऑफ कंटेंट लिखे हैं, वो पांचों के पांचों पीसेस ऑफ कंटेंट रिव्यू या कंपैरिजन या लेट्स से के टॉप पे हैं, ठीक है। ऐसी साइट्स को भी उन्होंने टारगेट किया, बिकॉज देयर इज नो अदर इंटेंट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर साइट, ठीक है। ये वो सेट है जिसको मैंने उस दिन से लेके अभी तक काफी अच्छे तरीके से डायग्नोस किया है, देखा है, सर्च किया है, एनालिसिस किया है, ठीक है। मैं शायद आज का वेबिनार को इतना डिटेल्ड ना कर पाऊँ, उसकी रीजन ये है कि अभी कुछ और चीजें, मैं कुछ और चीजों का वेट कर रहा हूँ, कुछ और इन डेप्थ एनालिसिस का वेट कर रहा हूँ। इस अपडेट के रोल आउट होने के कंप्लीटली बाद मैं इसके ऊपर मजीद शायद एक वेबिनार करूंगा, जिससे आपको मजीद क्लियर पिक्चर इसकी मैं होपफुली दिखा सकूंगा। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग मेरे बैच के स्टूडेंट्स नहीं है, जो मेरी ट्रेनिंग में नहीं होते, प्राइवेट ट्रेनिंग में नहीं होते, मैं उनसे मेरी आदत नहीं है इस तरह से, मैं वेबिनार्स करता रहता था, लेकिन थोड़ा सा मेरी मसरूफियात में बड़ा शदीद किस्म का था, जो कि मैं रिग्रेट भी करता हूँ, आप लोगों से अपील भी करता हूँ, विच आई डोंट लाइक पर्सनली। मैं कभी कभार बल्कि अपने दोस्तों से या अपने टीम मेंबर से बात भी कर रहा होता हूँ, तो मैं उनसे इस बात के ऊपर करता हूँ कि यार मैं हर दफा इस चीज का प्लान करता हूँ, लेकिन फिर वही मसरूफियत या टाइम की बेस की वजह से मैं वो चीज कंटिन्यू नहीं कर पाता, या पब्लिक ग्रुप की तरफ वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाता, जो मेरी गलती है, टोटली मेरी गलती है, ठीक है। एनीवेज, सो ये वो चीजें हैं। अगर आप लोगों की इनमें से भी कोई साइट्स हैं, अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किस किस की साइट पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट की है, जरा मुझे बताएं। ठीक है, ओके, पॉजिटिव, चैरी, वेरी गुड। यामीन भाई, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, ओके। रोल आउट के दिनों में आदिल इंडेक्सिफिकेशन का इशू आता है, रोल आउट के दिनों के अंदर डाटा भी लैग करता है, इंडेक्सिफिकेशन का भी इशू आता है। हमास ओवरऑल सारी साइट्स के ऊपर, या सिर्फ एक साइड का बता रहे हो? वालेकुम सलाम अभी। डैम। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट मार्केट से, वालेकुम सलाम जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। एहतशाम अगर ब्रांडेड है तो फिर तो ये और भी अच्छी बात है कि वो हिट नहीं होंगी, या हुई होंगी तो कम होंगी। वालेकुम सलाम, वेरी गुड। नुमान, वालेकुम सलाम उमैर, वालेकुम सलाम जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। ओके, ओके। सो ऑलमोस्ट सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इस अपडेट से इफेक्टिव देख, इस अपडेट की इफेक्टिवनेस पे हैं, राइट?
नहीं, मैं एंकर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट साइट के ऊपर उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, यानी कि 4 मई के बाद किन की साइट्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, किन की साइट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, मैं ये पूछना चाह रहा था जस्ट। मैं एंकर डिस्ट्रीब्यूशन या इन चीजों के अंदर नहीं गया अभी। अच्छा, ऑलमोस्ट सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब ने ये चीज नोट की है कि ये चीजें जाती रही हैं, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट किया, राइट? राइट। अच्छा, जिन लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट किया है ना, जिन लोगों को खास तौर पे जिन लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट किया, उनको मेरे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा ये है कि डोंट पैनिक। ओके, मैंने बहुत ये 4 मई से लेके अभी तक मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया है जिनकी साइट्स डिस्टर्ब थी, इवन के एक दो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन मैंने उनको भी यही बोला है कि डोंट पैनिक। व्हाई? बिकॉज इट्स स्टिल इन प्रोसेस। ये जो सारी कुछ लोगों ने यहाँ पे जो ब्लंडर मारे हैं या मार रहे हैं, वो ये मार रहे हैं कि वो इस सारे अपडेट, इस सारे प्रोसेस के दरमियान में, इस सारे प्रोसेस के दरमियान में वो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या चेंजेस ला रहे हैं या फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी कोई चीज ऐसी एग्जैक्टली कोई चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन 80 to 90% आई एम प्रिटी मच श्योर, जो मेरे एनालिसिस में ये बात निकली है वो ये निकली है कि इट्स मोस्टली अबाउट कंटेंट एंड यूजर एक्सपीरियंस। बिकॉज मैंने अभी तक बहुत कम साइट्स ऐसी देखी हैं जिन्हें लिंक की बेस के ऊपर कोई इस तरह की हिट लगी है या कोई ऐसी जिन्होंने कोई ऐसी हैंकी पैंकी की थी। ठीक है, ये मैंने अपने अपने एनालिसिस में ये बात कर रहा हूं कि मेरी नजर में दिस अपडेट, एंड इट्स अ बिग अपडेट, ट्रस्ट मी। अभी इतना चैटर शायद इसका इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये कंप्लीटली रोल आउट नहीं हुई है, लेकिन इट्स अ वेरी बिग अपडेट एंड इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट दिस इंडस्ट्री वेरी बैडली। ठीक है, ये आपको आगे आने वाले 2 3 4 महीनों के अंदर यही कहानियां सुनने में मिलेंगी। दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल होती तो शायद मैं इसके ऊपर इस तरह से इतना डिटेल्ड वेबिनार ना कर रहा होता, बिकॉज आई हैव सीन इम्पैक्ट। मैंने ऐसी ऐसी साइट्स को जमीन से लगते हुए देखा है जिनके ऊपर 40-50,000 पर डे की ट्रैफिक है। सही है, सो इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल। मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों के जहन से कंफ्यूजन और ये सारी चीजें खत्म करने के लिए आया हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कल को आपको अगर आपको हिट लगी भी है तो उसको आपने किस तरह से काउंटर कर लेना है। सही है, किस तरह से आप उसको फिक्स कर सकते हैं, किस तरह से आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सही है, मैं आपको जस्ट अपने एनालिसिस के मुताबिक, अपनी फाइंडिंग्स के मुताबिक वो सारी चीजें दिखाने आया हूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस अपडेट इज नॉट समथिंग नॉर्मल। मैंने पर्सनली स्पीकिंग, आई स्वेयर टू माय गॉड कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं कि डिक्रीज या इतना स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखा किसी भी अपडेट में। खास तौर पे सिर्फ एक में मैंने इस तरह से देखा था व्हेन द पेंगुइन रोल्ड आउट। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये कुछ साइट्स की, जो जिन साइट्स का कुछ एनालिसिस आपके सामने है कि किस तरह से कुछ साइट्स ने इंप्रूव किया है, किस तरह से कुछ साइट्स ने डिक्रीज किया। अब ये देखें, ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड इज नॉट नॉर्मल, दिस ट्रेंड इज नॉट नॉर्मल, नॉट एट ऑल। वालेकुम सलाम नितेश, कैसे हो? गुड इवनिंग। राइट, अब ये देखिए, ये साइट बिल्कुल डाउन थी, बट आफ्टर अपडेट दिस साइट इज हैविंग अ बोनर, राइट। एंड दिस इज रिलेटेड, और मैं बड़ी हैरान कुन बात आपको बताता हूँ, दिस साइट इज ऑन एडसेंस। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी साइट्स जो जमीन पे लेटी हुई थी, ऐसी ऐसी साइट्स जो जमीन पे लेटी हुई थी वो ऊपर आ गई। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको एंड बेस का बताऊंगा, ये कुछ लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि उनकी उनकी जो पोजीशन है वो फाइनल है। नो, द पोजीशन इज नॉट फाइनल। ठीक है, फिर इसी तरह से एक ये साइट है, ये देखें, ये साइट भी ऊपर गई है आफ्टर अपडेट। देखें, अब यहां से ये अपडेट है 4-5 से ऊपर, 4-5 से ऊपर इसका ग्राफ ऊपर है। इट मींस द रिजल्ट्स एंड द रैंकिंग इज ऑन इंप्रूवमेंट, राइट।
ठीक है, देन उसके बाद लुक एट दिस साइट इज ऑन इम्प्रूवमेंट एज वेल, नथिंग हैपेंड अपवर्ड, अप ट्रेंड में, ठीक है। देन लुक एट दिस साइड, इसको भी कोई इतना सीरियस इंपैक्ट नहीं हुआ, हल्की सी हिली है ये, बट दिस इज वर्किंग, आई मीन दिस इज डूइंग फाइन, कोई इतना सीरियस इंपैक्ट नहीं हुआ इसको, ठीक है। देन उसके बाद, एंड ये है भी एफिलिएट के ऊपर, देन उसके बाद लुक एट दिस वन, ये भी बिल्कुल सही जा रही है, राइट। मैं आप लोगों को वो चीजें दिखा रहा हूं जो चीजें उस डेट के बाद से इंपैक्ट हुई हैं, या पॉजिटिव इंपैक्ट हुई हैं, या बिल्कुल जमीन पे लग गई हैं, ठीक है। देन उसके बाद लुक एट दिस वन इज फाइन एज वेल, इसको भी कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये अपडेट से पहले भी इसी एरिया पे थी और इसी एरिया पे है, इतने कोई सीरियस इंपैक्ट नहीं हुआ इसको, मीन टू से, ठीक है। अपने कैम्स को कंट्रोल में रखें, ठीक है। देन नाउ लुक एट दिस वन, इसका हाल देखें, आफ्टर अपडेट शूटिंग, शूटिंग, राइट। जहां से ग्राफ आप ये देखें, जहां से ब्रैकेट ये ऊपर जा रही है, इट मींस दिस साइट इज शूटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, ओके। Look at this side is also fine, no impact at all, no serious impact at all, ठीक है। now look at this side is doing fine as well, इसको भी कोई इतना सीरियस इंपैक्ट नहीं हुआ, इतना कोई सीरियस नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, दिस वन इज फाइन एज वेल, हल्का सा डैमेज हुआ है लेकिन नॉट सो मच, नो, मोस्टली मोस्टली ये जितनी भी साइट्स हैं, ये सारी की सारी ईएमडी नहीं है, कोई एक आधी ईएमडी है, बात ईएमडी की नहीं है, बात ईएमडी के ऊपर किए जाने वाले काम की है, इसकी हालत देखें कैसे गई है नीचे, कैसे गई है नीचे, ठीक है। सो ये इतने बुरे तरीके से इंपैक्ट डाल रही है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि दिस अपडेट इज नॉट नॉर्मल, अगेन अगर ये कोई नॉर्मल अपडेट होती तो मैं ना करता, मैं इसके ऊपर कभी भी वेबिनार ना करता, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजों को बुरे तरीके से फ्लैक्चुएट होते देखा, एग्जैक्टली वसाम, एग्जैक्टली द एक्चुअल स्टफ यू आर लर्निंग राइट नाउ। अब ये ना पूछना कैसे, आई समझ, ओके। नाउ दिस वन, लुक एट दिस वन, अनदर वन, ये भी डाउन, डाउन, इसको देखें, दिस वन इज डाउन एज वेल, एंड व्हेन आई से डाउन, डाउन मींस, या इसको देखें, ये भी हल्की सी डिस्टर्ब हुई है, नॉट टू मच, लेकिन हल्की सी डिस्टर्ब हुई है, दिस वन, बल्कि इसको मैं डिस्टर्ब भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज इतना ज्यादा नहीं हुआ इसके ऊपर, दिस इज गोइंग टू रिकवर सून, ये देखें, दिस इज ऑल्सो फाइन, ऑल्सो फाइन,
कोई इतनी बड़ी सीरियस अमेंडमेंट नहीं है इसके ऊपर, कोई इतना सीरियस इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल सही खड़ी है। बताते हैं, सब्र तो कर जाएं। ये इसका सोल्यूशन है, खास सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, जिन लोगों को समझ आनी है उनको आ गई है। ठीक है, मैं इनको इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि किसी रीजन की वजह से। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आगे समझ। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपकी साइट इंपैक्ट हुई है, ठीक है, अगर आपकी साइट इंपैक्ट हुई है तो काम रहें, रिलैक्स रहें। ठीक है, एग्जैक्टली ठंड रखें। खास तौर पे किस डेट तक ठंड रखनी है आपने? 20 मई तक, क्योंकि 20 मई तक ये जो रोल आउट का सिलसिला है ये तकरीबन फाइनल फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्शन लेने हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो आपने लेने हैं। मैं आपको इसका पूरा प्लान दूंगा, पूरा परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि आपको एंड तक पहुंचा के आऊंगा, आप टेंशन ना लें। मुझे पता है बहुत लोग इस बारे में, इस चीज को लेकर परेशान है। तुम्हारे लिए मुइज एक बहुत खास प्लान है। सही है। इस टाइम पे ये बिल्कुल सही कहा कबीर ने, इस टाइम पे चेंजेस करने का मतलब है कि आप उसको मजीद दावत दे रहे हैं। डोंट डू एनीथिंग। ठंड रखें, जिसे लॉकडाउन के अंदर बंद होकर बैठे रहे हैं ना, इसी तरह से घर बहो। आगे समझ। ठीक है, और वो बताएगा भी नहीं, क्यों बताएगा? आज तक कौन सी ऐसी गूगल की अपडेट है 2012 से या 11 से लेके अब तक की, कौन सी ऐसी अपडेट है जिसको उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम ये करने जा रहे हैं या हम ये किया हमने इस अपडेट के अंदर? भाई उनका सिस्टम है, वो उसको इंप्रूव करने के लिए करते रहेंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। एडसेंस को कितना अब्यूज किया लोगों ने, एडसेंस को कितना अब्यूज किया। उस्मान, अभी रोक दे तो ज्यादा बेहतर है। एफिशिएंट चीज ये है कि रोक दे उस्मान। ठीक है, गूगल को कितना अब्यूज किया है। इसी तरह से गूगल एडसेंस को, सॉरी, गूगल एडसेंस को कितना अब्यूज किया। एंड पे आके उन्होंने कौन सी क्या इंप्लीमेंटेशन किया है, इंप्रूव करते 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 वो किस नहज पे आ गए आप। लास्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया हुआ है जिसकी अब सबसे अब सारे जो है वो हटती है, भागते हैं उससे। एड लिमिट। एड लिमिट। सही है, या एड लिमिट या सस्पेंशन, सिंपल। ठीक है, मुझे पता है अभी भी कुछ लोगों के जो है वो चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम चलेंगे उसी तरीके से, जुगाड़ वाले तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर इसी तरह से, जिसे कहते हैं ना कि ढक्कन लगा देना, तो वो ढक्कन लगा देंगे। सेम इसी तरीके से ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर एसईओ के पर्सपेक्टिव में ये काम कर रहे हैं। वो अपने सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि वो ऐसी साइट्स को, ऐसे रिजल्ट्स को गूगल में दिखाएं जो कोई ना किसी तरीके से यूजर के इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका कंटेंट टॉप नॉच है। ठीक है, मैंने इस अपडेट के दरमियान में ऐसी साइट्स देखी है जिनकी साइट के ऊपर सिंगल लिंक बिल्ड नहीं हुआ लेकिन उनकी ट्रैफिक डबल हुई है। अब बताओ, सिंगल लिंक बिल्ड नहीं हुआ साइट के ऊपर लेकिन ट्रैफिक डबल हुई है। Why? Because they know the potential of user experience and know the potential of content quality. Amazon affiliate future bright। मैं कभी भी ये नहीं कहता Amazon के ऊपर, मैंने वैसे इस वेबिनार के साथ Amazon का पार्ट रखा था, लेकिन मुझे मुझे आइडिया नहीं था कि ये काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ।
ठीक है, वो जिस दिन इसके अमेज़न के ऊपर करेंगे, मैं आपको उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम करके दूँगा कि क्यों लोग पैनिक हो रहे हैं, फ़िज़ूल में क्यों पैनिक हो रहे हैं। मैंने कोई इतना बड़ा सीरियस ड्रॉप डाउन नहीं देखा, ठीक है? आई नो कि उन्होंने ड्रॉप किए हैं रेट्स, बट रेट्स ड्रॉप करने का मतलब ये भी तो है ना कि काफ़ी गंद भी तो निकलेगा, काफ़ी सफाई भी तो होगी, बहुत सारे लोग छोड़ जाएँगे, वो लोग छोड़ जाएँगे जो एक छोटी-छोटी प्रोडक्ट के ऊपर पूरी-पूरी साइट बना के बैठ जाते थे। नहीं, जो ट्रैफिक या रेवेन्यू 10 कंपैटिटर्स में डिवाइड हो रहा था, वो 4 कंपैटिटर्स में डिवाइड होगा, तो ट्रैफिक भी और रेवेन्यू भी कैसे डिस्टर्ब होगा? लॉजिकली सोचें ना। और उन्होंने ये करना था, उन्होंने ये करना था, उन्होंने ये करना था। ये आज करते, 1 साल बाद करते, 5 साल बाद करते। व्हाई? बिकॉज़ दे आर लूजिंग कमीशन। वो उस चीज़ का कमीशन दे रहे हैं जो बंदा उन्हीं की साइड से आके लेगा। एनीवेज़, अमेज़न के ऊपर फिर उस पे करेंगे। अमेज़न के ऊपर अलग अगले वेबिनार के अंदर कर लेंगे। एनीवेज़, अब भाई इसका अब करना क्या? अब हमने इसका करना क्या? कि अगर मेरी पहली तो बात ये है कि 20 मई तक हाथ ना लगाना, कम से कम 20 मई तक, कम से कम। साइट्स के अंदर अगर कोई फ्लॉ आ गए हैं, छोड़ देना, रिलैक्स, इसको कंप्लीटली रोल आउट होने दो, ठीक है? एडजस्टमेंट होंगी। जिन लोगों की साइट्स टोटली नीचे गई हुई हैं, हो सकता है कि वो 20 मई तक थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। तो अगर आप अभी से वो चीजें करना शुरू हो जाएंगे, तो मे बी वो जो डिप्लॉयमेंट या एडजस्टमेंट जो होनी है वो हो ही ना, या होनी होंगी लेकिन आपकी जो अमेंडमेंट होगी उनकी वजह से फिर दोबारा वहीं पर रुक जाएगी। सो इसको कंप्लीटली रोल आउट होने दें, ठीक है? 20 मई को आपने ये चेक करनी है कि मेरी साइट कितनी टोटल ओवरऑल इंपैक्ट हुई है, ठीक है? कितनी इंपैक्ट हुई है टोटल। उसके बाद आपने फिर ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। अभी तक मेरा कंक्लूजन ये है इस अपडेट के बारे में कि इट्स टोटली रिलेटेड टू कंटेंट एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये 3 चीजें हैं। यूजर एक्सपीरियंस के अंदर ही रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगा, बट मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे करके इसलिए बताया बिकॉज आई नो कि आप अगर आप अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो कंटेंट बेशक पब्लिश करते रहें। अगर आप अपने कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो चलो उसको थोड़ा सा स्लो कर दें, लेकिन कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश करते रहे। अगर आपकी रूटीन में है कि मैंने संडे को या सैटरडे को कंटेंट अपडेट करना था, लेकिन आप अपडेट की वजह से रुके हुए हैं, तो ना रुके, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कंटेंट के लिहाज से ना रुके। अगर आपने अपडेट करना, अगर आपने 4 पीसेस ऑफ कंटेंट करने थे तो 2 पीसेस ऑफ कंटेंट कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगेन मैं इस पॉइंट को बार बार फिर इसलिए कर रहा हूं कि लिंक बिल्डिंग को भी स्लो कर दें, जारी रखने में, उसी फ्रीक्वेंसी से जारी रखने में और कम करने में डिफरेंस है। थोड़ा सा कम कर दें, देख लें, इतने दिन में 20 में भी आ जाएगी, 20 मई तक आपको हालात थोड़े से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सही है? जब हालात आपको क्लियर हो जाएंगे, उस वक्त आपके पास अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन या अच्छे तरीके से फिक्सेशन का फ्रेमवर्क होगा, बजाय इसके कि हम अभी पैनिक होके और इन चीजों के ऊपर लग जाएं कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूं या मैं अपनी साइट का स्ट्रक्चर चेंज करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? ये जो मैं फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं, ये मैं फ्रेमवर्क अपने एनालिसिस की बेस पे दे रहा हूं कि मुझे लगता है माइट भी इसके अंदर लिंक्स का भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, माइट भी, बट मैंने अभी तक जो एनालिसिस किया है, मुझे कहीं पे लिंक्स की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। मुझे जो मोस्टली लगी, अगर मेरे से कोई सिंपल अल्फाज में इसको पूछेगा कि ये अपडेट आप किस चीज में कंज्यूम करते हैं, कंक्लूड करते हैं, किस वर्ड के अंदर, तो मैं इसको पांडा का एडवांस वर्जन बोल दूंगा, राइट? बिकॉज गूगल पांडा वाज ऑल अबाउट कंटेंट। ऐसी साइट्स को पकड़ना कि जो कंटेंट की बेस के ऊपर मैनिपुलेशंस कर रही हैं, ये सेम उसी वे में आ रही है, बट इसके अंदर इन्होंने तड़का थोड़ा सा लगाया हुआ है यूजर एक्सपीरियंस का, रिस्पॉन्सिवनेस का, ठीक है? ओवरऑल दिस साइट इज टोटली रिलेटेड टू, देखे ना, अभी जो रिसेंट इसकी अपडेट गई थी पीछे, बर्ट, बर्ट का पर्पस क्या था? बर्ट का पर्पस ये था कि आपका कंटेंट अगर इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे लिए शिट कंटेंट है, सिंपल, यही था, यही था ना, कि अगर आपका कंटेंट इंटेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हमारी नजर में वो फजूल कंटेंट है, हम उसको वैल्यू देंगे लेकिन इतनी वैल्यू नहीं देंगे, माइट भी थोड़ी वैल्यू दे दें, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस अपडेट इज बेसिकली एन एडवांस वर्जन ऑफ पांडा प्लस इसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने यूजर एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिवनेस का तड़का लगा दिया, ठीक है, और एग्रेसिव किया, इसके मोड को एग्रेसिव किया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो जब अपडेट आई होती है ना तो उनकी साइट हिट नहीं हुई होती और उन्होंने कोई ना कोई हैंकी फैंकी की होती है, तो जब अपडेट गुजर जाती है तो वो कह रहे होते हैं हाँ 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 हमें तो कुछ नहीं कहा। अगली अपडेट आती है, उनको तड़का लग जाता है, फिर उनकी आवाज नहीं निकलती। आहो, सही है। तो ये जो रोल आउट्स होती है ना, ये रोल आउट्स एडजस्टमेंट भी होती हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपकी साइट पिछली दफा में हिट नहीं हुई और आपको पता है कि आपने कोई ना कोई हैंकी फैंकी की है, तो फिर जो नेक्स्ट अपडेट, जैसे अब ये अपडेट आई है, तो अगर आपने पिछली दफा कोई हैंकी फैंकी की है जिसकी वजह से आप बचे हुए थे, तो आप अब नहीं बचेंगे। मे बी आप पिछली अपडेट वाला रगड़ा आपको इस दफा निकल गया। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग ऋतिक, गॉट इट। सो 20 मई तक वेट करें, इसको अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने दें, देखें कहां पे आपके कीवर्ड्स रुके हैं, कहां पे आपके पेजेस की ट्रैफिक रुकी है, कितनी टोटल डाउन हुई है, कितने कीवर्ड्स ड्रॉप हुए हैं। सही है। आपका एनालिटिक्स या आपका गूगल वेब मास्टर टूल, जो मैंने पीछे ये सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, ये सारे आपको वो सारा डाटा दे देंगे, ठीक है। ये गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर से ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा कि आपकी कितनी ट्रैफिक 2 महीने तक आपकी कितनी ट्रैफिक थी, 10 दिन की ट्रैफिक कितनी है। तो आप बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां तक मेरी ट्रैफिक ऐसे थी और उसके बाद फिर या तो ड्रॉप हुई है या ऊपर गई है। अगर ऊपर गई है तो कितनी ऊपर गई है, अगर नीचे गई है तो कितनी नीचे गई है। तो वो चेंज जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मेरे, और फिर जाहिर सी बात है नीचे आपके, इसी के नीचे आपके कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, पेजेस आ रहे होते हैं, आपके कंटेंट के पेजेस। आप देख सकते हैं कि कौन सा पेज 4 मई से पहले कितना परफॉर्म कर रहा था और 4 मई के बाद कितना परफॉर्म कर रहा है। आपको उसका कंक्लूड एविडेंस मिल जाएगा कि कितना ड्रॉप हुआ है टोटल, कौन कौन से पेजेस जो थे वो ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। क्लियर, ये चीज क्लियर है। ओके, अब अगर 20 मई के बाद हमने क्या करना है, 20 मई के बाद हमने क्या करना है, अब असल चीज है। एग्जैक्टली, अबू सर टोटली एग्री, टोटली एग्री, 100% एग्री। ये बहुत अच्छी बात की अबू सर ने कि ये जो अमेजोन और गूगल की ये जो अपडेट्स आई हैं, अमेजोन का कमीशन ड्रॉप और गूगल की ये वाली अपडेट, ठीक है, ये दोनों चीजें उन लोगों की स्पेस बनाने के लिए आई हैं जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं या अच्छे ब्लॉगर्स हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मे भी अभी भी बहुत सारी ऐसी साइट इस अपडेट के बाद भी बच जाएंगी जिनके ऊपर आपको स्पैमी कंटेंट मिलेगा, बिकॉज नो नो एल्गोरिथम इज 100% एक्यूरेट। हम मैंने हर अपडेट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज देखी है कि कोई ऐसी साइट्स बच जाती हैं जिनके ऊपर स्पैमी कंटेंट होता है, स्पैमी बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन वो स्टिल रैंक कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी तीर मारा होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉल्स फ्लैग में बच गए हैं, उस अपडेट के रोल आउट के अंदर उनकी साइट बच गई है। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगली दफा में वो नहीं बचेगी, अगली दफा में वो बच जाएगी, सॉरी, मे भी जा सकती हैं। खास तौर पे भाई अगर ये इट्स, इफ दिस अपडेट इज अबाउट कंटेंट, देन इट मींस, जी ऐसे ही है फहद। अच्छा, अब 20 मई के बाद क्या करना है भाई, 20 मई के बाद किन किन चीजों के ऊपर काम करना है। इस अपडेट से अगर आपकी साइट इंपैक्ट हुई है या इवन के नहीं भी हुई, इवन के नहीं भी हुई, फिर किन चीजों पे काम करना। सबसे पहली चीज, मैं वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को, इन चार चीजों के अंदर, फर्स्ट स्टेप तो वही था ना, इन चार चीजों के अंदर आई कैन गारंटी यू, आई कैन गारंटी यू कि ये चार चीजें अगर आप अपनी साइट के ऊपर इन चार चीजों के ऊपर काम करेंगे आफ्टर दिस अपडेट, अगर तो आपकी साइट अपडेट इंपैक्ट हुई है, इस अपडेट से ट्रैफिक ड्रॉप हुई है तो फाइन, अगर नहीं हुई तो फिर भी आपने इन चार चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि अब ये गूगल के एल्गोरिथम का हिस्सा है, ये गूगल के एल्गोरिथम का हिस्सा है। ये चीजें अगर आप नहीं लेके चलेंगे, सबसे पहली तो बात ये है ना कि अगर आपने 2020 या इसके बाद सरवाइव करना है, देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, सिंगल लाइनर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज बिल्ड राइट साइट विद प्रॉपर लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन। सही है, बिल्ड राइट। अगर नहीं करते कोई बात नहीं,
थोड़े अरसे के लिए निकाल लोगे, फिर उसके बाद हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। मोस्टली यही होता है। आपकी कोई जुगाड़ चल रही है, आपको कोई चीज आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है हल्का फुल्का, आप ठंडे हैं। ओ भाई चल तो रहा है ना, देख सारे लोग रो रहे हैं, मेरा चल रहा है सब कुछ, मुझे क्या लेना देना है। थोड़े दिन बाद आपके कान के नीचे पड़ती है, आप कहते हैं ओए व्हाट द हेल हैपेंड। वालेकुम सलाम काशिफ। सही है। एंड इट हैपेंड मेनी टाइम। मेरी, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, मेरी ट्रेनिंग में बड़े लोग आए हैं जो हर बैच के अंदर आए हैं, जो किसी जुगाड़ के पीछे लगे होते थे, वो जुगाड़ खत्म होती थी, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते थे, बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन। दे ट्रेन्ड देयर माइंड, they train their thought process only for that जुगाड़। जब आपने अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने आप को जुगाड़ के लिए ट्रेन किया होता है, तो फिर इसका मतलब है जुगाड़ अगर खत्म होगी या जुगाड़ डिस्टर्ब होगी तो आपके पास तो और कुछ नहीं है, आप तो बैठे हैं। राइट। सो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, ऑडिट योर कंटेंट। आपने अपना कंटेंट ऑडिट करना है। कंटेंट ऑडिट का मैं सिंपल आपको तरीका बता देता हूं, सिंपल वे। आपने ये डायग्नोस करना है कि अपडेट से पहले, जैसे मैंने अभी बताया, अपडेट से पहले आपके पेजेस की क्या सिचुएशन थी, अपडेट के बाद आपके पेजेस की क्या सिचुएशन है। जब आपने ये डायग्नोस कर लिया, आपने ढूंढ लिया कि मेरे 5 या 10 पेजेस ऐसे थे जिनके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही थी 4 मई से पहले, और 4 मई के बाद, ये दोनों डाटा आपको एनालिटिक, गूगल एनालिटिक्स से भी मिल जाएगा, और ये दोनों डाटा आपको इधर से भी मिल जाएगा, वेब मास्टर टूल से, गूगल सर्च कंसोल से। ठीक है, अगर आपने अपनी साइट के ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ। ये दोनों चीजें जब आपके सामने आ जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे वो कौन से पेजेस हैं जिनको मुझे ऑडिट करना है। ठीक है, ऑडिट करने का मतलब है उनको वेरीफाई करना कि इनके ऊपर जो कंटेंट है वो क्या है, कैसा है, क्या अच्छा कंटेंट है, बकवास कंटेंट है, किस चीज के अंदर चेंजेस करनी है। ठीक है, पिक्चर्स के अंदर क्या चीज मिसिंग है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, वैसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आज तक अपने कंटेंट को ऑडिट किया, अपनी साइट के कंटेंट को रेगुलरली या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद ऑडिट करते रहते हैं। ऑडिट करने का मतलब है कि आप अपने कंटेंट को, पिछले कंटेंट को चेक करें कि उनमें से कौन से परफॉर्मिंग पेजेस थे जो ड्रॉप हो गए, किसमें अपडेट की जरूरत है, किसमें कौन सी चीजें मिसिंग है। कुछ लोग, बात होगी ना वही ना, कुछ लोग, नॉट एवरीवन। जबकि ये आपकी एसईओ स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडिट योर कंटेंट, सी व्हाट्स हैपनिंग, कौन सी चीज गिरी है, कौन से पेजेस गिरे हैं, कौन से पेजेस इंप्रूव हुए हैं तो कौन से पेज क्यों हुए हैं। ठीक है, किसने किया है, किस पेज के अंदर अपडेट की जरूरत है, किस पेज के अंदर कंटेंट आउटडेटेड है, किस में इमेजेस मिसिंग है, किस में हेडिंग्स प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है, किसी में टेबल मिसिंग है, किसी में प्रोस एंड कॉन्स, कौन सी चीज, कोई फीचर्स अपडेट करने वाले हैं। हो सकता है एक पेज आपने 2 साल पहले बनाया हो जिस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो सकता है वो प्रोडक्ट के फीचर ही चेंज हो गए हो, अपडेट हो गई हो, आपने नहीं किया। सिंपल अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने कंटेंट की ऑडिट का एक प्रोसीजर रखना चाहिए, मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ। बड़ा आसान है, आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरे वो कौन से पेजेस हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे जो गिर गए हैं, कौन से ऐसे पेजेस हैं जो बुरे परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बट एनीवेज, in perspective of this update, what we are going to do, we need to identify what are the pages which got improved after 4th May update। ठीक है, या जिनकी या जो बर्बाद हो गए 4 मई के बाद, आपने वो देख लिया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास आपके कीवर्ड्स का डाटा होगा। जो कीवर्ड आपका पहला 4th नंबर पे था, अगर वो 50 नंबर पे चला गया है, वो किस पेज पे आ रहा था। राइट, ये सारा डाटा आपको गूगल वेब मास्टर टूल, गूगल एनालिटिक्स से मिल जाएगा। ओके,
मैं यहाँ पे ये चीज करके इसलिए नहीं दिखाने जा रहा बिकॉज काफी टाइम लग जाएगा, बड़ा आसान है। मैंने आपको जैसे अभी ये जस्ट सिंप्लीफाई कर भी दिया है कि अगर आप एनालिटिक्स में जाएं और अपनी डेट सिलेक्ट करें तो आपको उन डेट्स की रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके कौन से पेजेस ऐसे हैं जो ट्रैफिक कितनी ले रहे थे। इसी तरह से कंसोल के अंदर गूगल वेबमास्टर कंसोल में भी सेम यही प्रोसीजर है। आपका नीचे सारा डाटा आ जाता है, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अब आएगी आपकी असल गेम कि आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने देखना है कितना परसेंट ड्रॉप हुआ है, कितना परसेंट ड्रॉप हुआ है। अगर तो ये एक मैग्निफिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक या मैग्निफिसेंट अमाउंट ऑफ रैंक ड्रॉप हुआ है तो फिर तो इसका मतलब यह है कि यू नीड टू रीबिल्ड दिस पेज माइट बी। ठीक है, अगर ये मामूली ड्रॉप हुआ है तो इसका मतलब है देयर इज सम ऑल्टरेशन नीडेड। वो ऑल्टरेशन क्या हो सकती है, वो आपका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकती है, वो आपकी हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकती है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है आपकी पोस्ट की आपके पेज की उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दोबारा से रीराइट कर सकते हैं, दोबारा से लिखें। ठीक है, कुछ चीजें उसमें मजीद इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा हुआ है तो मे बी कुछ उसके और क्वेश्चंस होंगे जो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ और चीजें होंगी जो आप उस कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपने डिसाइड करना है कि मेरा जो पेज है उस पेज की ट्रैफिक कितनी डाउन हुई है। अगर तो वो माइनर डाउन हुई है तो इसका मतलब है आपने माइनर अपडेट करना है। अगर वो बर्बाद हो गई है, मतलब एक पेज आपका ऐसा था आपकी साइट में जो 10,000 ट्रैफिक ले रहा था और वो आप 200 ट्रैफिक पे आ गया, तो इसका मतलब है यू नीड टू रीबिल्ड दिस पेज टोटली, द कंटेंट ऑन दिस पेज इज शिट, कंप्लीटली दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा पेज, दोबारा से कंटेंट लिखवाना पड़ेगा। वो दिन निकल गए हैं जब रॉकेट मारा और पहाड़ पे चढ़ गया। ऐसे ही अचानक से आ गया जहन में। आई समझ? तो फिर आपने देखना है कि इसके अंदर क्या कीवर्ड्स या सबसे पहले तो आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि मैं अपने इस पेज के अंदर सही कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ। क्या मैंने जो क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं, मैंने जो पैराग्राफ्स इसके अंदर ऐड किए हैं, मैंने जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड किए हैं, मैंने जो प्रोडक्ट्स के फीचर या ये मैं प्रोडक्ट्स वगैरह का बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग एफिलिएट का कंटेंट के ऊपर ये सारी चीजें करते हैं। आपका जिस चीज के बारे में भी कंटेंट है आपने उसको री एडिट करना है, या आप उसको कह लें कि उसमें एडिशन करना है, उसको फिक्स करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च करें, दो तीन कंपेटिटर्स ढूंढ लें। ठीक है, दो तीन कंपेटिटर्स ढूंढ लें, उनके पेजेस को देखें। खास तौर पे इस अपडेट के बाद अगर आपने अपने कंटेंट को जानदार बनाना है तो आपने उन साइट्स को फॉलो करना है जो आपकी जगह पे आ गई हैं। आई समझ? यानी कि अगर आप अपनी आपका एक पेज कुछ कीवर्ड्स के ऊपर दूसरे नंबर पे था तो इसका मतलब है अगर अब आपकी साइट अगर हिट हुई है तो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कोई और साइट्स आ गई होंगी अपने कंटेंट के साथ। इसका मतलब है उनके कंटेंट के अंदर वो चीज मौजूद होगी जब भी गूगल ने आपकी जगह पे उनको प्लेस कर दिया और आपको 5वें पेज पे भेज दिया। सो फॉलो करने की भी सबसे बेहतरीन चीज यही होगी कि हम उन साइट्स को फॉलो करें जो जिन्होंने हमारी जगह ले लिया, उन पेजेस को फॉलो करें जिन्होंने हमारी गूगल में जगह ले लिया किसी कीवर्ड के ऊपर। हमें जहां से ड्रॉप किया गया है उस जगह पे कौन आया। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होगी कि हम उनको देखें उन्होंने ऐसा क्या अपने कंटेंट के अंदर ऐड किया हुआ है, ऐसी क्या चीजें ऐड की हुई हैं, ऐसा क्या मटेरियल ऐड किया हुआ है। हाँ, जो लोग यहाँ पे थोड़े से नए हैं अगर वो मेरे यूट्यूब पे देख लें, इंटेंट के ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर वो सुन लें तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमने अपना कंटेंट को इंटेंट सेटिस्फैक्टरी बनाना है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या क्या चेंजेस करनी है, मैं नाम ले देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के। सबसे पहले तो आपने देखना है कि मेरा जो कंटेंट है, मेरे जो कंटेंट की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या मैंने हर उस चीज को कवर किया हुआ है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब इस टॉपिक की डिमांड है। अगर मैंने एक किया हुआ है फॉर एग्जांपल विच वैक्यूम क्लीनर टू बाय, क्या मैंने इसके अंदर वो चीजें ऐड की हुई हैं जो किसी बंदे की हेल्प कर सकती हैं कि उसने क्या चीजें देखते हुए एक वैक्यूम क्लीनर बाय करना है, राइट, बिकॉज ही इज लुकिंग टू फॉर द सोल्यूशन फॉर द आंसर कि भाई मैं वैक्यूम क्लीनर बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके उसकी बाइंग गाइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो चीजें उसे चेक करनी चाहिए। या आपने जस्ट ऐसे रैंडमली उठा के लिख दिया है यू नीड टू परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च, यू नीड टू परफॉर्म कंपेटिटिव एनालिसिस, यू नीड टू सी व्हाट योर कंपेटिटर्स आर टारगेटिंग, यू नीड टू सी व्हाट योर कंपेटिटर्स आर
ठीक है, वो क्या चीजें डाल रहे हैं उसके अंदर, अपने कंटेंट के अंदर। उसके बाद आपने अपने सबसे पहली चीज आपका टाइटल, देन आपकी बॉडी, या बॉडी मीन्स आपका कंटेंट उसका। थर्ड चीज, अगर आपकी वहां पे हेडिंग्स हैं, अगर नहीं है तो बनाएं, अगर हैं तो उनको मजीद ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। फोर्थ चीज, अपने मिसिंग कंपोनेंट आपके कंटेंट के अंदर। मिसिंग कंपोनेंट आपको कहाँ से मिलेंगे? वो क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो फीचर्स जो आपने मिसिंग किए हुए, माइट भी पहले मिसिंग किए हुए थे, मे बी कोई टेबल, मे बी कोई बुलेट्स। बुलेट्स मीन्स कि वो आप अपने कंटेंट के अंदर बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, कोई टेबल रिक्वायर्ड है, टेबल डालें। हम जल्दी जल्दी में, या हम देख के दूसरे ने नहीं डाला हुआ, या हम देख के दूसरे ने नहीं किया हुआ, हम भी नहीं करते। हम कहते हैं क्या जरूरत है। यही चीज है जो ढूंढ रहा है वो, यही चीज है वो जो ढूंढ रहा है। वो कहता है भाई मैं देखूंगा। ठीक है, आपका जो कंटेंट है, क्या वो उस बात का जवाब दे रहा है जिसके ऊपर आपने वो कंटेंट बनाया हुआ है, जिस टॉपिक के ऊपर आपने कंटेंट बनाया हुआ है? क्या आपने उसके हर इफ एंड बट क्लियर किया हुआ है? ये वो चीजें हैं जो आप जब अपने कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे तो होपफुली आपका कंटेंट इस काबिल होगा कि उसे कंसीडर किया जा सके। मैं फिर दोबारा से ये बात बता रहा हूं, मुझे पता है कुछ लोग होते हैं जिनको ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती, उनको 6 महीने लगते हैं, फिर उनको साल लगता है, फिर उनको 2 साल लगते हैं, लेकिन फिर 2 साल बाद वो इसी जगह पे आके करते हैं। फिर उस 2 साल बाद वो इसी पॉइंट के ऊपर आके खड़े होते हैं। ठीक है, तो 2 साल बाद भी आना है और अभी भी आना है। अगर अभी से इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, 2 साल बाद आके करना पड़ेगा। 2 साल बाद में भी दिल ही ना करे, फील्ड से ही नफरत हो जाएगा, छोड़ो यार, दफा हो जाए, हम नहीं करते इस फील्ड के अंदर काम, भाड़ में जाए। ठीक है, फिर उसके बाद देखें आपकी जो इमेजेस हैं, क्या वो टू द पॉइंट इमेजेस हैं? क्या उनके आल टेक्स्ट हैं? क्या उनकी डिस्क्रिप्शन है? क्या आपने प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किया हुआ है? क्या वो बहुत हैवी इमेजेस तो नहीं है? उनका साइज सही है? वो लोड होने में टाइम तो नहीं लेती? वाई? बिकॉज लोडिंग कहाँ पे आएगी आपकी? स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस में। ये भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि आपके कंटेंट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए आपको इसको भी कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कंटेंट के वेल स्ट्रक्चर्ड होने में आपके कुछ फीचर्स का रोल प्ले होता है, जैसे बुलेट पॉइंट्स, कंटेंट बॉक्सेस, टेबल्स, बटन्स, हाईलाइटेड स्टफ। मतलब ये वो चीजें होती हैं, और खासतौर पे हेडिंग्स, ये वो चीजें होती हैं जो आपके कंटेंट की शेप चेंज कर देती हैं। राइट, इन चीजों को भी रखना ध्यान में। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि कहीं आपकी साइट के अंदर, अब मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा बिकॉज ये वर्ड आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। मैं इसकी सिंपल टर्म बता देता हूँ आपको, सिंपल इसका मतलब बता देता हूँ कि आपने ये देखना है कि क्या आपकी साइट के अंदर ही आपके मल्टीपल पेजेस ऐसे तो नहीं है जो एक ही टर्म को टारगेट कर रहे हैं। सही, यानी कि इसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। कि आपके अपने पेजेस आपस में तो compete नहीं कर रहे, यानी कि आपका एक पेज है जो कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स को टारगेट कर रहा है, और आपका दूसरा पेज है जो भी वो भी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप को टारगेट कर रहा है। मतलब बताने का यह है कि आपका किसी और से कंपटीशन नहीं है, आपका अपने ही दरमियान में कंपटीशन है। यानी कि आपने अपने दोनों पेजेस के ऊपर सिमिलर कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, सिमिलर, मैं डुप्लीकेट इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज कंटेंट चेंज होता है, लेकिन सिमिलर टारगेट होता है, इंटेंट सिमिलर होता है। तो आपने कोशिश करनी है, देखना, ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपकी साइट के अंदर कोई ऐसे पेजेस तो नहीं है, क्या आपकी साइट। मैं इस चीज को इस तरह से करता नहीं हूँ बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि 1000 वाली जो पोस्ट होती है, गेमिंग लैपटॉप अंडर 1000, उसके अंदर कंटेंट ही इतना होता है कि वो 500 वाली में नहीं होता, तो आपको अलग से बनानी पड़ती है। नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप देखो, जब आप अपना डाटा, ये इमरान यही तो चीज मैंने बताई है कि जब आप अपना डाटा आइडेंटिफाई करते हो ना अपने पेजेस को, बेशक वो एनालिटिक्स से करें या बेशक वो नहीं, ये नहीं करेगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है बिकॉज ये चीज, मैं इसको क्या बोलूं, इसको थिन कंटेंट भी नहीं बोला जा सकता, बट मेरा जहां तक ख्याल है ये कैनिबलाइजेशन के अंदर आता है। व्हाई? बिकॉज इफ देर इज नॉट इनफ कंटेंट ऑन बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर 200,
then obviously you are going to create a very short post, right? अगर बहुत करीब से देखा जाए तो ये चीज कैनिबलाइजेशन में आ जाएगी मेरे अंदाजे में, जबकि इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप इन दोनों पोस्ट को या आप इन दोनों चीजों को एक ही पोस्ट के अंदर कर सकते हैं। 200, 300, 500, 400 सबको एक ही जगह पे कर दें, अगर तो आप एक जायंट पेज बनाना चाहते हैं तो, इन माय व्यू, राइट? बिकॉज वो जो आपका पेज होगा वो मल्टीपल इंटेंट्स को, मल्टीपल कीवर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट? आपकी फोकस डाइवर्ज नहीं होगी, आपकी अटेंशन या आपकी एफर्ट डाइवर्ट नहीं होगी। आपको पता होगा यही एक पेज है जिसके ऊपर 200 वाले ने भी लैंड करना है, 300 वाले ने भी लैंड करना है, राइट? अगेन ये चीज आ जाती है, ये चीज इसकी डिटर्मिनेशन इस पॉइंट पे आ जाती है कि क्या 200 वाले के अंदर इतना कंटेंट है कि उसके ऊपर सेपरेट पोस्ट बन सकती है? क्या 300 वाले के अंदर इतना कंटेंट है कि उसके ऊपर सेपरेट पोस्ट बन सकती है? क्या 400 या 1000 वाले पे इतना कंटेंट है कि उसके ऊपर सेपरेट एक डिटेल्ड और नॉट सिमिलर, अगेन इसमें सिमिलैरिटी का बड़ा वो आ जाता है, राइट? और यही चीज गेम प्ले करेगी आगे, इसी चीज ने गेम प्ले करना। सो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप अपने कीवर्ड्स के ऊपर नजर मारेंगे और अपने पेजेस के ऊपर नजर मारेंगे कि मेरे जो पेजेस हैं उनके ऊपर कितने सिमिलर कीवर्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है 200 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर 200, दूसरा पेज है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर 300, ठीक है? इन दोनों पेजेस के ऊपर अगर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर की तरफ से आ रहे हैं तो इसका मतलब है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल वांट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल पेज, राइट? अब मैं ठीक है, हाँ मे बी यू कैन डू, बट मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि कैनिबलाइजेशन इज गोइंग टू क्रिएट डिस्टर्बेंस आफ्टर दिस अपडेट, बिकॉज लोगों ने यही तो किया हुआ था कि वो छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर एक एक पोस्ट बना देते थे, एक टॉपिक जिसके अंदर कंटेंट ही नहीं है या जिसके अंदर वही कंटेंट है जो दूसरे पीस ऑफ कंटेंट के अंदर कंटेंट है, जो दूसरे टॉपिक के अंदर कंटेंट है, सही है? मैं क्वेश्चन अगर बाद में ले लूं तो होपफुली यू विल नॉट माइंड, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे सर मेरे तो पेज का वर्ड काउंट 5000 है, 7000 है, वो कैसे गिर गया? ऐसा ही है, मतलब कुछ लोग ये कहेंगे कि मैंने तो 5000 वर्ड्स का पीस ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है या मैंने तो 7000 वर्ड्स का पीस ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, ये कैसे ड्रॉप हो गया? इसमें अगेन वही बात, इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स, इट्स अबाउट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इन दीज वर्ड्स। मे बी यही इंफॉर्मेशन जो 5000 वर्ड्स के अंदर है ये 3000 वर्ड्स के अंदर हो सकती थी, माइट बी, और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती थी अगर आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च की हो। माइट बी, इट कुड बी फहद, इट कुड बी, सही है? सो वर्ड काउंट जस्ट एक मैट्रिक है जिसको आपने इतना सीरियसली नहीं लेना। द क्वालिटी यू पुट इन योर कंटेंट मैटर्स, नॉट द वर्ड काउंट, राइट? 5000 वर्ड्स का पीस ऑफ कंटेंट लिखने में, 5000 वर्ड्स का पीस ऑफ कंटेंट लिखने में अगर आपके पास वो मटेरियल ही नहीं है या वो सीरियस मटेरियल ही नहीं है जिस मटेरियल की बेस पे आपने 5000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है, फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट्स की क्या फीचर्स हैं, आपको पता नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सवाल पूछने हैं, आपको पता नहीं है जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक में इश्यूज क्या है, तो आप उनको एड्रेस कैसे करोगे? ये सारी चीजें ढूंढने के लिए आपको किस तरफ जाना पड़ेगा? कीवर्ड रिसर्च की तरफ, कंपैटिटिव एनालिसिस की तरफ। वहां से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को आप सामने रखते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करोगे। आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पीस ऑफ कंटेंट व्हिच वाज रिटन विद प्रॉपर रिसर्च एंड इट ड्रॉप डाउन, आई हैव नॉट सीन इट। और कुछ
अगेन मैं कह रहा हूं कि वर्ड काउंट डजंट मैटर। वर्ड काउंट जैसे एक नंबर के तौर पे तो मैटर कर सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप उस वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए फजूल कंटेंट डाल रहे हो तो कौन किस कैसा वर्ड काउंट है? उस वर्ड काउंट को मुझे क्या फायदा है? नहीं समझे? अच्छा प्लीज इस वक्त थोड़ा सा रुक जाए, मुझे ये कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है? फिर एक और मजे की चीज ये फिर एक और मजे की चीज ये है कि आपने ये भी चीज वेरीफाई करनी है कि आपके सिमिलर पीसेस ऑफ कंटेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब आप अपने कंटेंट को ऑडिट कर रहे हैं, जब आप अपने कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर piece of content, if this piece of content has a similar piece of content on your site, similar piece of content का मतलब है एक पोस्ट है जो फॉर एग्जांपल रिव्यू के ऊपर लिखी हुई है, दूसरी पोस्ट है जो कंपैरिजन के ऊपर लिखी हुई है, दोनों का आपस में रिलेशन बनता है। So if that relation is there, you need to interconnect these two pieces of content. बताना क्या चाह रहा हूं कि योर साइट और योर पेजेस, आपने इस चीज को भी ऑडिट करना है कि आपके कितने पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कितने पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटरलिंकिंग कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है, यू नीड टू फोकस इट। बिकॉज when crawler is reading your content, it reads your links as well. And when your one piece of content is performing and you have mentioned another piece of content of your site on this page, then when the crawler reads that piece of code, it goes to that particular link. Oh yes, bogus word has no value. ठीक है? फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने बड़े सीरियसली इस अपडेट के अंदर नोटिस की है, वो है जो ईएमडी ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट हुई है, पता है आपको किस बात के ऊपर हुई है? जो एग्जैक्ट मैच डोमेन्स मोस्टली इंपैक्ट हुए हैं, वो किस बात पे हुए हैं? ईएमडीज के डिस्ट्रॉय होने की सबसे ज्यादा बड़ी वजह जो मैंने नोट की है, फेक कंटेंट तो है ही, डुप्लीकेट कंटेंट, इस चीज को नहीं मैं कह रहा। जो मैंने एक और चीज नोट की है उनकी, वो ये की है कि वो अपनी साइट पे जितने भी पेजेस बनाते हैं उसके अंदर जस्ट वो कोई ना कोई चीज बेचना चाह रहे होते हैं। सही, आप इसको कैसे कह सकते हैं? एफिलिएट कंटेंट। ठीक है। सो उनका जो फोकस होता है कि अगर उन्होंने 5 या 7 या 10 पेजेस की साइट बनाई है तो वो 10 की 10 या तो लैपटॉप अंडर 500, या तो लेट्स से कि बेस्ट बजट वैक्यूम क्लीनर, या तो फिर ठीक है, मतलब बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आपकी साइट के अंदर इंफॉर्मेशनल कंटेंट नहीं है जो आपके एफिलिएट कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है, देन वन डे you will be penalized for sure. Not penalized, completely removed, but maybe your site will not have that value which was previously up before 2 month 3 month maybe, जो मैंने नोट किया इसके अंदर। सो कोशिश करें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप मल्टीपल इंटेंट्स को ऑटोमेटिकली क्लियर कर रहे हैं। अगर आपने एक पोस्ट लिखी हुई है जो हाउ टू के ऊपर है, या एक पोस्ट लिखी हुई है जो 7 एग्जाम्पल्स के ऊपर है, या आपने एक पोस्ट लिखी हुई है जो 3 मेथड्स के ऊपर है या 3 वेज के ऊपर है, ठीक है, या ऑब्वियसली कोई गाइड है, कोई ट्यूटोरियल है, ठीक है, या 3 कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, 3 कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। मतलब बताने का ये है कि अगर आप इस तरह से अपने एफिलिएट कंटेंट को सपोर्ट करेंगे अराउंड, तो इसका मतलब ये है कि योर साइट विल हैव मल्टीपल इंटेंट सेटिस्फाइड, राइट? भाई मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर किसी बंदे ने कोई चीज खरीदनी है, जब वो गूगल में टाइप करेगा तो हमारी कंटेंट से रिलेटेड साइट क्यों ऊपर आएगी, जबकि वो उसके पास ऑप्शंस होंगे ई कॉमर्स स्टोर से खरीदने के? डजंट मेक सेंस। आपकी साइट ऊपर आएगी इसलिए कि उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं, बेशक वो खरीदने से रिलेटेड हो या वो उसके सोल्यूशन से रिलेटेड हो, या वो सारे उन क्वेश्चंस को आंसर कर रही हो उसकी साइट जो उस बंदे के माइंड में है। पहुंचे हो या नहीं? पहुंच गए हो?
ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? टेक्निकल ऑडिट। ठीक है, आपकी साइट के अंदर बहुत सारे ऐसे माइनर इश्यूज होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको यही नहीं पता कि आपकी साइट का प्रेफर्ड यूआरएल कौन सा होना चाहिए, आपकी साइट का प्रेफर्ड वर्जन कौन सा होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि आपके कितने पेजेस के ऊपर रीडायरेक्ट लगी हुई है। आपको यही नहीं पता कि आपके कौन से ऐसे पेजेस हैं जो फजूल पेजेस हैं, जिनको इंडेक्स नहीं होना चाहिए, वो गूगल के अंदर इंडेक्स है। आपको यही नहीं पता कि ऐसे कौन कितने पेजेस हैं जिनको जो आपने शायद डिलीट कर दिए हो, उनके ऊपर 404 के एरर्स है, तो उनको वो होने ही नहीं चाहिए। What I mean to say is that you need to adjust all these technical errors on your site, which you don't maybe इस अपडेट से पहले आपके माइंड में नहीं था कि ये इश्यूज भी हो सकते हैं, बट ये इश्यूज होते हैं और बड़े सीवियर इश्यूज होते हैं। आई हैव सीन, अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। अभी आप लोगों ने शायद थोड़े दिनों में सुना होगा कि लिंक्डइन का जो होम पेज था वो डी इंडेक्स हो गया। सही है। अब ये एक टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू था। दिस वाज नॉट रिलेटेड टू कंटेंट कि उनकी साइट फजूल है या उनकी साइट को पेनलाइज कर दिया, नो, इट वाज ओनली रिलेटेड टू अ टेक्निकल इशू। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर उनसे एक टेक्निकल गलती होगी और उनकी साइट का होम पेज ही उसमें नहीं आ रहा, तो हमारी साइट पे अगर टेक्निकल इश्यूज हो तो हमें पता ही ना हो तो क्या क्या कुछ हो रहा होता है। इमेजिन करें। कोशिश करूंगा कि ये जो जितने भी स्टेप्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इनके ऊपर मैं डिटेल्ड प्रैक्टिकल भी बता दूंगा कि किस तरह से आपने पेजेस निकालने हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको फिक्स करना है, किस तरह से आपने टेक्निकल इश्यूज को फिक्स करना है, फिर इसी तरह से स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस पे मेरी कोशिश होगी कि, बल्कि मैं आप लोगों को बड़ी कुछ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड लोग नहीं है, जो ट्रेनिंग्स में नहीं है मेरी, जो बैचेस में मेरे नहीं आते, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले अपने ट्रेनिंग वालों से ये डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे जो बैच 5 के लोग होंगे वो बताएंगे इस बात को, कि जिसके अंदर मैं ये चीज डिस्कस कर रहा था कि मैं एक कोशिश करने लगा हूँ कि मैं एक ऐसी अब उसको कह लें कि छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर एक ऐसी चीज शुरू करने लगा हूँ जिससे उन लोगों के वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो बिल्कुल ही बिगिनिंग स्टेज पे है, बिल्कुल ही बिगिनिंग स्टेज पे। हालांकि यूट्यूब के ऊपर या गूगल के अंदर ये चीजें भरी पड़ी हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जाके वहां से देखो, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स का एक सेट बना रहा हूँ, जिन सेट्स के ऊपर मैं छोटी छोटी टेक्निकल टॉपिक्स पे, छोटे छोटे बिल्कुल ही बिगिनिंग टॉपिक्स के ऊपर जो बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो टॉपिक्स वीडियोस बना सकूं, तो होपफुली उससे काफी लोगों को हेल्प आउट होगी। एनीवेज, ये जो चीजें मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनके ऊपर डिटेल्ड हर हर स्टेप के ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर, वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर कि जितने डिटेल से मैं ये चीजें समझा रहा हूँ आप लोगों को मक्खन मलाई लगना चाहिए यार, कम ऑन, कम ऑन। नहीं, अच्छा एक सेकेंड जरा रुकिएगा प्लीज। अच्छा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की ऐसी साइट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी साइट का जो मोबाइल वर्जन है वो बहुत ही बकवास है। जो मोस्टली मैंने इस अपडेट के अंदर जो चीजें देखी हैं, कुछ साइट्स इस वजह से भी नीचे गई हैं कि उनकी साइट की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस इंतहाई बकवास है। ठीक है, और पता ही नहीं होता, मतलब वो कहते हैं नहीं हमारी ट्रैफिक सही आ रही है, हमें क्या लेना देना है, फिर जब उनके कान के नीचे पड़ती है फिर वो भागते हैं। ये मैं कान के नीचे पड़ने वाली जो बात कर रहा हूँ, ये मैं इस अपडेट के परस्पेक्टिव में कर रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले बहुत सारे लोगों को इन चीजों की सीरियसनेस का आइडिया ही नहीं था। आपने एक अच्छी थीम यूज करनी है, अगर आपकी थीम बकवास है आप चेंज कर सकते हैं, छोड़ दें। ऐसी थीम सिलेक्ट करें जो मोबाइल के ऊपर प्रॉपर्ली ओपन होती है, जो आपके डेस्कटॉप पे सही स्पीड पे ओपन होती है। एक अच्छी थीम सिलेक्ट करने से, एक अच्छा टेम्पलेट सिलेक्ट करने से आपकी आधी मुश्किलें वैसे खत्म हो जाती हैं, स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस की।
हम लोगों ने सिर्फ ये सुना होता है फलाने बंदे ने मुझे ये थीम बोली है तो मैं ये इस्तेमाल कर लूं, मुझे नहीं पता कि उस थीम के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसने की हुई थी या उसने मुझे बताई हुई थी तो मैं कर लेता हूं। उसने करने के बाद कितनी अमेंडमेंट की हुई थी ये मुझे नहीं आइडिया। सही है। सो ये चीज भी माइंड में रखें। मोबाइल फ्रेंडली थीम जिसका मोबाइल वर्जन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक थीम इंस्टॉल की है अपनी साइट के ऊपर, उसको मोबाइल के ऊपर ओपन करके देखें, क्या वो बिल्कुल सही है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो सही चल रही है, ओपन सही हो रही है, सही स्पीड पे ओपन हो रही है या टाइम ले रही है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करता हूँ जो कि कम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। आपने अपने सिर्फ होम पेज का नहीं, आपने उन पेजेस का भी स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है जिन पेजेस की ट्रैफिक डाउन हुई है। आई समझ? तो कमर भाई फिर पहले ख्याल रखना था ना। अब फारिग तो हो गई है, अब तो फारिग हो गई है, होन की करिए। अब फारिग हो गई है, अब तो सही कर लेंगे। अगर फारिग हो गई है तो फिर सही कर लेंगे ना। समझे नहीं है कमर भाई? पहुंचे हैं? बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी साइट पैनलाइज्ड हो गई है और उसकी ट्रैफिक ड्रॉप हो गई है तो फिर अब तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना, आपको करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, जो मैं बता रहा था पॉइंट वो ये था कि आपने स्पीड, मुझे नहीं पता इसी क्यों कंप्लेन है, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बता रहा था कि आपने अपने साइट की स्पीड तो चेक करनी है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, उसके साथ साथ आपने अपने उन पेजेस की स्पीड भी चेक करनी है, क्योंकि आपके जो इंटरनल पेजेस होते हैं, जो आपकी पोस्ट होती है, उनके ऊपर पिक्चर्स भी होती हैं, उनके ऊपर कंटेंट भी होता है। ठीक है। उनके ऊपर टेबल्स या बाकी जो मटेरियल आप यूज कर रहे होते हैं, उनको उनको खास तौर पे नजर में रखना है कि क्या ये पेज सही खुल रहा है, बिकॉज ये मेरा पेज है जिसके ऊपर विजिटर ने लैंड करना है, जिसको क्रॉल करना है, मेरी पोस्ट को या कंटेंट को क्रॉल करना है। क्या इन पेजेस के ऊपर कोई ज्यादा लोड तो नहीं है, कोई मैंने इमेजेस ऐसी बकवास यूज की हो, कैशे प्लगइन यूज करें, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सिंगल प्लगइन यूज करें, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई 100% को टच करने की जरूरत नहीं है कि लोग कहते हैं जी 100% को टच करेंगे तो हमारा कुछ बनेगा वरना नहीं बनेगा। वो टेम्परेरी आपको 100% दिखा भी देगा, लेकिन आपका जो पेज का साइज है या लोड टाइम है वो फिर भी वहीं पे रहेगा। एक अच्छी कैशे प्लगइन यूज करें, प्रॉपर सेटिंग के साथ यूज करें। ठीक है। एक अच्छी इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज करें, डब्ल्यूपी स्मश यूज कर लें, पिक्सल यूज कर लें, और क्या नाम है इसका, इमेजिफाई यूज कर लें। ये सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन की प्लगइन्स है। आपकी साइट के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं इस प्लगइन के थ्रू ऑप्टिमाइज करें, उनका साइज कम करें, या शॉर्ट पिक्सल, एग्जैक्टली शॉर्ट पिक्सल के थ्रू कर लें, इमेजिफाई के थ्रू कर लें, डब्ल्यूपी स्मश के थ्रू कर लें। कैशे के अंदर W3 टोटल कैशे कर लें, WP सुपर कैशे कर लें, WP रॉकेट कर लें। ये 3 प्लगइन्स है जो अच्छी प्लगइन्स है, बहुत अच्छी प्लगइन्स है। ठीक है। कैशे के लिए मैंने बता दिए तीनों प्लगइन्स। WP रॉकेट कर लें, बहुत अच्छी है, WP रॉकेट कर लेंगे तो आपका आधे से ज्यादा कम हो। इसके अलावा और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्लगइन्स जो लोग कहते हैं ना स्क्रिप्ट्स को मिनिफाई करने के लिए कर लो, सिर्फ मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, एक एक छोटी छोटी टेक्निकल चीज को फिक्स करने के लिए सेपरेट प्लगइन कर रहे हैं, जबकि जो आपने कैशे की प्लगइन किया उसके अंदर उसके रिलेटेड वो सारी चीज मौजूद है। यस, कर सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन कर लें, व्हाई नॉट। डब्ल्यूपी रॉकेट के अंदर ही सीडीएन की सेटिंग है सारी क्लाउडफ्लेयर की, सिर्फ आपने अकाउंट बना के कनेक्ट करना है बस। डब्ल्यूपी रॉकेट के अंदर ही आपकी मिनीफाई की सीएसएस मिनीफाई, एचटीएमएल मिनीफाई या जेएस मिनीफाई की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसको भी मिनीफाई करने के लिए हम सेपरेट प्लगइन करते हैं की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ। एनीवेज, सो ये चीज भी माइंड में रखें कि हमने उस चीज की तरफ जाना है, हमने उस चीज की तरफ जाना है कि हमारे वो जो पेजेस हैं जो जिनके ऊपर कंटेंट है जो इम्पैक्ट हुए हैं उनकी स्पीड कैसी है, उनका लेआउट कैसा है, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, उनको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, स्ट्रक्चर। मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं इसके ऊपर, खास तौर पे बैच वालों को तो आइडिया होगा कि इसके ऊपर हमने कितनी डिटेल से काम किया। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर स्ट्रक्चर इज नॉट इजी, Google crawler is not going to read your site properly.
और इजीली। सही है। प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान करें, इजी स्ट्रक्चर प्लान करें, अपने मेन्यूज को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करें। मेन्यू के अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस या आपके सबसे नो नो नॉट दैट स्ट्रक्चर, स्कीमा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। आपकी कैटेगरीज, आपके यूआरएल्स, ब्रेड क्रम्स लगाएं। ब्रेड क्रम्स क्योंकि गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है, गूगल ने अपना स्ट्रक्चर टोटली चेंज कर दिया, लेकिन अभी तक हम जो है वो शॉर्ट यूआरएल के चक्कर में पड़े हुए हैं या लॉन्ग यूआरएल के चक्कर में पड़े हुए हैं। नो, साइलो स्ट्रक्चर शिट, इसको दफा कर दें। अपने पेज, अपने पोस्ट, इनके जो प्रॉपर हैं, इनके जो प्रॉपर यूआरएल्स हैं, इनके प्रॉपर कैटेगरीज में रखें, प्रॉपर सब कैटेगरीज में रखें। ठीक है, आगे समझ। ये वो 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने अपने ध्यान में रखना है। साइट नेविगेशन मेन्यू में आता है। ठीक है, मेन्यू के अंदर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज या इंपॉर्टेंट पेजेस को शो करवाएं, हर हाल में शो करवाएं। व्हाई? बिकॉज गूगल उसके लिए आसानी हो क्रॉलर के लिए कि जब वो आपके मेन्यू को रीड करे उसे पता लगे इस बंदे ने ये पेज यहाँ पे लगाए हुए हैं, किस लिए लगाए हुए हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ प्लेसिंग दीज पेजेस इन मेन्यू, इन नेविगेशन। ठीक है, ब्रेड क्रम्स एनेबल करें अपनी साइट के ऊपर। ब्रेड क्रम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स क्रॉलर्स टास्क इजी। क्रॉलर का जो जो वर्क टाइम है वो, कैटेगरीज को आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी अपनी चॉइस है। ओके, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि ना करें। वाई? बिकॉज मैंने अपने कंटेंट को ज्यादा रैंक करवाना है या कंटेंट को इंपॉर्टेंस दिलवानी है, अपनी कैटेगरीज को नहीं दिलवानी। तो कोशिश करें, नहीं भी करेंगे तब भी सही है, कर लेंगे तब भी कोई इतना हर्ज नहीं है। ओके, होपफुली आज के वेबिनार से पैनिक खत्म हुई होगी, कामनेस आई होगी थोड़ी सी। 20 तक वेट करें, उसके बाद इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करें। होपफुली होपफुली you guys will see some serious impact. ठीक है, अगेन कल के लिए माजरत, लाइट नहीं थी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा बेहतर है कि फ्लक्चुएशन से ज्यादा बेहतर है कि वेट कर लेते हैं, कर लेंगे इसको बाद में करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अमेजोन का यार मैं आज नहीं कर रहा, अमेजोन का फिर किसी दिन करेंगे, आज काफी लेट भी हो गया हूँ, अलग से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर वेबिनार धासु लगाओ, अगर सिर्फ नॉर्मल लगाओ तो बेशक पोस्ट ना करना, अगर धासु लगाओ, कोई आंखें खुली हो, कोई मतलब समझ समझ आई हो, तो मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक इन पब्लिक ग्रुप। ठीक है, वेट शेड कोई नहीं करता, सब सब साइड पे कर देता हूँ मैं काम के टाइम पे। रिजवान भाई, मैं अपने यहाँ पे बैच की प्रमोशन के लिए बैठा नहीं हूँ, ये क्यूरीज आप मेरे पेज पे कर लें, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इस तरह का आंसर भी आप कहेंगे अजीब फारी फारी किस्म का बंदा है, बकवास किस्म का बंदा है। एक तो बैच का पूछ रहा हूँ, ऊपर से बता नहीं रहा। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें मेरे किसी एडमिन से कांटेक्ट कर लें या पेज पे कांटेक्ट कर लें, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।